चलिए कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? एफएसटी द्वारा बनाए गए विभाग पढ़ना है। कल खिलजी वंश का टेस्ट है, आप लोगों से फिर बोल दे रहे हैं, जो जो पैसा जमा करेंगे सेट उतना ही का होगा, ठीक है? हाँ, टाइम कल 7 बजे, 7:05 बजे आप तक पहुंच जाना है, ठीक है? वो वाला टाइम थोड़ा गलत है, 7:40 7:20 करो उसको। हम लोग एफएसटी को नहीं, 7:20 हो रहा है, 7:20 हो रहा है, ठीक है? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एफएसटी, है ना? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसका बनाया हुआ विभाग बहुत क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान रखिएगा, आगे तक क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है? तो इसके द्वारा बनाए गए विभाग कौन सा थे? तो पहला विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान, है ना? कौन विभाग है? दीवान ए बंदगान। बंद मतलब होता है बंदी, बस हमारी है। बंद मतलब होता है बंदी, तो बंदी मतलब दास विभाग, बस हमारी है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसी में दोनों ट्रिक करना, है ना? बंद मतलब बंदी रहना, बस भाई। तो कौन विभाग था ये भाई? दास विभाग था, है ना? और लास्ट टाइम पढ़ाए थे आप लोग को, सबसे अधिक दास किसके समय में रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक के समय में रहे हैं। कितना दास रहे हैं? 1,80,000, है ना? बस भाई, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड था, 1,80,000, और भी रहे होंगे, है ना? दूसरा है दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक। इस्तिहाक का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, है ना? मुस्लिम धर्म में एक वर्ड आता है इस्तिहाक, है ना? जैसे मुस्लिम वाले पूछेगा इतिहाक बोलेगा वो लोग, इस्तिहाक नहीं बोलना आता है, इतिहाक, बस भाई। तो इस्तिहाक का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, बस भाई। तो वृद्धा पेंशन, बस भैया, कौन पेंशन? वृद्धा पेंशन विभाग बनाया था, है ना? कितना बढ़िया शुरुआत था इसका। राजा भले ही कैसा हो, लेकिन इसने जितने विभाग बनाए हैं सब आगे तक काम करेगा, है ना? अगला है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग बनाया है। इसका कोई नाम नहीं दिया था। लोक निर्माण का मतलब होता है ना, आर्किटेक्चर विभाग, बस भाई। जैसे बिल्डिंग बनाना, मेहराब बनाना, गुंबद बनाना, किले बनाने, बस समझे, उसको बोलते हैं कौन विभाग? लोक निर्माण विभाग। अभी भी हमारे यहाँ जो संस्था चलती है ना, जो राजस्व वाला चलता है, उसके बाद फिर लोक निर्माण विभाग चलता है, तो वो बोलता है कि क्या करोगे, तो तुम वहाँ पर स्कूल बनवाएगा वो, है ना? जितने भी तुम्हारे बिल्डिंग वगैरह दिख रहे हैं वो कौन विभाग बनाएगा? लोक निर्माण विभाग ही बनाएगा। क्लियर? अगला है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। गांव में बोलते हो ना कभी कभी, खैरात बट रहा है, बोलता है ना गांव में, खैरात बट रहा है। खैरात मतलब दान कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बस भाई। तो कौन विभाग है ये? दान विभाग। कौन विभाग? दान विभाग, है ना? आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने में क्या है, क्वेश्चन डालते हैं, तो बीपीएससी से लेकर दरोगा तक डालते हैं उसमें क्वेश्चन, देखे होगा लास्ट टाइम क्वेश्चन भी, है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा डालते हैं बीपीएससी दरोगा, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल से लो लेवल तक क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। हाँ है, हाँ सॉरी, निर्माण, लोक निर्माण विभाग। क्लियर? दीवान ए खैरात हो गया।
उसके बाद इसने एक और विभाग बनाया था, अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग बनाया है। अनुवाद विभाग कहने का मतलब जितने भी ग्रंथ लिए थे ना, इसने लूटे थे ना, सारे को अनुवाद करने के लिए एक पूरा विभाग की स्थापना कर दी थी। हमारे यहाँ वर्तमान में भी अनुवाद विभाग हैं, है ना, जिसमें जैसे कोई इंग्लिश में किताब लिखी जाती है तो उसका हिंदी अनुवाद होता है। जैसे मूवी देखते हो ना, तो डब विभाग हमारे यहाँ है ना, एक हिंदी डब होता है ना, जहाँ पर तो साउथ में वाला हिंदी में आता है ना, हिंदी वाला साउथ में जाता है ना, वैसे ही बस भाई तुम्हारे किताबें अनुवाद होती है, इसका अनुवाद विभाग बनाया था। उसके बाद है वकील ए दार, एक विभाग बनाया था, वकील ए दार, है ना। ये कौन सा विभाग था भाई? तो ये प्रभारी विभाग था, प्रभारी, है ना। ये सारे विभागों को देख रेख करने वाला एक विभाग को कहते थे वकील ए दार, है ना। देखो दास विभाग है, उसका भी देख रेख करेगा, दीवान ए इस्तिहाक है, उसका भी देख रेख करेगा, लोक निर्माण है, उसका भी देख रेख करेगा। तो सारे विभागों के कौन है? बॉसों का बॉस है ये, है ना। हाँ क्लियर। अगला अंतिम एक और है हर्ष ए सब्र, भी बहुत बाद में बना है, हर्ष ए सर्व, है ना। तो ये बहुत बाद में विभाग बनने वाला है, हर्ष ए सर्व मतलब सिंचाई विभाग है। तुम लोग को इसके पहले बता चुके हैं कि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिंचाई पर भी टैक्स लेना शुरू किया था, है ना। तो इसने भी पहला व्यक्ति है, इसने तो कम लिया था, मतलब बहुत नगण्य मात्रा में लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस पे टैक्स लिया? घराई टैक्स लिया था, चराई टैक्स लिया था, बस मई सिंचाई टैक्स भी अंतिम में उसने लिया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, 1/20 था उसका, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिंचाई टैक्स इसलिए लिया जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का निर्माण बहुत सारी करेगा, और उस नहरों के निर्माण के लिए इसने एक विभाग बनाया है, हर्ष ए सब्र, जिसे कहते हैं सिंचाई विभाग, है ना। तो इस सिंचाई विभाग का काम दो था, पहला नहर का निर्माण करना और दूसरा टैक्स वसूलना। बात समझे? कौन विभाग है? सिंचाई विभाग, है ना। इसने विभाग इतना ही बनाया है, कितना हो गया? 7, है ना। इसने विभाग कम ही बनाया है, लेकिन जितने बनाए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। ये आगे तुम लोग को मुगल के अंतिम 1857 तक पढ़ाते रहेंगे ना, वहां तक ये तुमको दिखता रहेगा, बात समझे। अंग्रेज के बाद भी बहुत सारा दिखता रहेगा, वृद्धा पेंशन विभाग, खैरात विभाग, बहुत अंग्रेजों तक चलता रहेगा। मतलब बोल सकते हो कि 1947 तक कितने विभाग आप लोग को देखने को मिलेंगे। अभी भी चल रहा है बहुत सारे विभाग, इसमें अनुवाद विभाग चल ही रहा है, वकीलदार खाली खत्म हुआ है, हर्ष ए सब्र, सिंचाई विभाग अभी भी हमारे यहाँ है ना, लोक निर्माण विभाग हमारे यहाँ अभी भी है, दान विभाग अभी भी हमारे यहाँ काम करता है ट्रस्ट के जरिए, है ना। इस्तिहाक, वृद्धा पेंशन चल ही रहा है, दास विभाग खाली खत्म हो गया है। तो ये 1 और 1 2 खत्म हो गया है, बाकी सारे चल रहे हैं 5, बस भाई। FST ने, है ना, कारखाना का निर्माण किया, अलग अलग कारखाने। पहले क्या हो रहे थे ना, देखो इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग बाजार का निर्माण किया था, मार्केट। इसने क्या किया कि अलग अलग कारखानाओं का निर्माण किया, क्लियर। तो लिखो इसके द्वारा बनाया गया कारखाना, है ना, जहां कालीन बनता था, कालीन समझ देखे हो ना, कालीन भैया, हाँ चलो बढ़िया बात है ना, उसको बोलते हैं फर्रा खाना, फर्रा खाना बोलते थे, ठीक है। हाँ, शाही वस्त्र, शाही वस्त्र का अलग कारखाना था, है ना। उसके बाद फिर शाही पताका, पताका समझते हो, झंडा, है ना, उसका अलग था, है ना। घोड़ा का सामान, ये अलग बनते थे, बात समझे। हाँ, इसको शाही वस्त्र को बोलते थे जमाल खाना, शाही पताका जहां बनता था उसको बोलते थे आलम खाना, और है ना रकाब खाना, रकाब मतलब होता है घोड़ा,
घोरवा के ऊपर जो एक ऐसे करके लगता है ना, और एक पैरवा जो टिकाते हैं, उसको रकाब कहते हैं। घोड़ा के ऊपर लगता है ना एक चमड़े का, नीचे पैर फंसाने के लिए रहता है, 2 पैर फंसाने के लिए रहता है, उसको रकाब कहते हैं। ठीक है, इसलिए हो गया रकाब खाना। घोड़ा का सामान बहुत सारे है, मेन तो यही है, बैठने वाले बनता था, है ना। घोड़ा का अगर ऐसे लगाने वाला बनता था ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे, अभी भी लगता है। टमटम में बैठे हो आप लोग, टमटम पे तो देखते हो घोड़ा का ऐसे लगा हुआ रहता था, है ना, ऐसा लगा हुआ अभी भी रहता है। हाँ, आँख पर, ताकि इधर उधर देख ले तो फिर दिक्कत हो जाता है फिर। हाँ, इसने और क्या क्या निर्माण करवाया, इसके मेन और निर्माण लिखो। इसने एक अस्पताल बनवाया, ये पहला सुल्तान है जिसने अस्पताल बनवाया है, उसको बोलते थे दारुल खाना। लिखो इसके निर्माण कार्य, हालांकि ये सब निर्माण कार्य में आ जाएगा, है ना। पहला अस्पताल बनवाया, उसको बोलते थे दारुल खाना। क्लियर है ना। या फिर एक नाम और दे दिया गया था आगे चल करके, दारुल सफा। एक दुर्ग है, आप लोग नाम सुने होंगे, और दिल्ली में एक स्टेडियम भी है, फिरोज शाह कोटला। नाम सुने हो दिल्ली में स्टेडियम का? क्रिकेट का है, देखते हो, मर जाओ। आईपीएल देखते हो, फिरोज शाह कोटला का नाम नहीं सुने हो? क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? तुम मैच नहीं देखते हो, फिर बढ़िया से नहीं देखते हो। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किया। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग मतलब होता है बेटा किला, है ना। दुर्ग मतलब होता है किला, है। सोचिए क्या बात कर रहे हो। स्टेडियम तो हमारे यहाँ भाई सिंधु सभ्यता के समय में बन गया था, तो उसमें खेल नहीं होते थे क्या? उसके पहले तो स्टेडियम हमारे यहाँ, आज ये तो बहुत बात तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ये तो 1000 ईस्वी के बाद आ गया। हमारे यहाँ स्टेडियम तो BC के 2500 पहले ही बन चुका था। पहला सिंधु सभ्यता में पहला स्टेडियम था हमारे यहाँ। अब पहले स्टेडियम थोड़ा सा यूँ होते थे ना कि स्टेडियम का जो मेन पॉइंट होता था तो नीचे होता था, गड्ढे खंद के बनाए जाते थे, और ऊपर लोग बैठते थे, ऐसे सीढ़ी टाइप का होता था। अभी भी बहुत सारे कॉलेजेज में होते हैं ना, बड़े बड़े कॉलेजेज में जो नीचे की ओर स्टेडियम होते हैं, आप लोग देखे होंगे, है ना। ऊपर लोग बैठते हैं, बाकी ऊपर से ऊपर जा सकते हैं, बस भाई। हाँ, तो ये स्टेडियम का यही मेन पॉइंट होता है। अब ना स्टेडियम बन गया, नहीं तो पहले का जो आप लोग ईडन गार्डन का नाम सुने होंगे, या फिर एक स्टेडियम और है इंग्लैंड में सबसे पहला वाला फेमस है, भूल रहे हैं। क्रिकेट का फेमस स्टेडियम कौन सा है? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स तो अब ना ऊंचा किया गया है ना भाई। पहले लॉर्ड्स का जो स्टेडियम देखोगे तो पहले गड्ढे में ही था, वो यूं करके बनाया गया था पहले, है ना, तो कम लोग बैठते पाते थे। आज वही स्टेडियम को थोड़ा सा, अभी भी स्टेडियम का जो देखोगे ना, लॉर्ड्स का स्टेडियम अभी भी देखोगे तो लोग देखोगे ना, तो लोग ऐसे होकर बैठे रहेंगे। बाकी स्टेडियम ऐसे पीछे से फील्ड ऐसे नॉर्मल, है ना। उसके बाद देखना बाउंड्री के बाद देखना लोग ऐसे रहेंगे, बस समझी। चलो अगला देखते हैं। एक मदरसा का निर्माण किया था, मदरसा ए फिरोज शाही। दुर्ग मतलब होता है किला, समझ गया ना, किला, बाउंड्री, बड़े बड़े किले होते हैं ना। हाँ, किले आप लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में आप लोग बहुत किले देखने को मिलेंगे, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरौल का किला, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ, बिहार में अब किले लगभग खत्म हो चुके हैं, 1-2 मिलेंगे आपको सिवान उवान की तरफ, जो पुराने राजा है, इधर तो लगभग खत्म हो चुका है। एक किला और बचा हुआ है पटना में। आप लोग जाओगे ना गंगा की तरफ, कुर्जी मोड़ की तरफ, तो एक बचा हुआ है छोटा सा, वो भी बोला जाता है कि मगध के राजा का कोई बेटा था ना, उसको वो किला दे दिया गया था, तो उसी में वो रहता था। हाँ, पटना में एक किला अभी भी है, बचा हुआ है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, बचा हुआ है। उसमें एकदम मार्केट है अभी। हाँ, अस्तित्व तो बच रहा है। आप लोग एक और देख सकते हो पटना में जा करके, है ना, पाटलिपुत्रा की तरफ जाओगे उस टाइप, दानापुर की तरफ, तो दानापुर की तरफ वहाँ पर आप लोग को एक किला, छोटा सा, बहुत छोटा किला देखने को मिलेगा।
और महल है, महल में ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलेंगे। अब तो उसको सरकार ने एक्वायर कर लिया है और उसको भी तोड़ने का प्लान बना रही है। पटना के म्यूजियम, हाँ पटना के म्यूजियम देखोगे, पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुरानका वाला, तो उसमें किले देखने को मिलेंगे आपको, ऊंची ऊंची बाउंड्री है उसकी, है ना, तो उसको किला कहते हैं। क्लियर हो गए? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। मदरसा ए फिरोज शाही, एक मदरसा बनवाया था, मदरसा ए फिरोज शाही। हाँ मदरसा है, अपने नाम पर बनाया था, मदरसा ए फिरोज शाही। मदरसा पता है ना आप लोगों को? अरे जो स्कूल है, हाँ, अरे जाते हो पूजा करने, क्या कहते हैं उसको? मस्जिद। मर्द मुस्लिम में चर्च ढूंढ रहा है, ये तो अलगे मूड में खेलता है। गजब लेके आए तुरे मुस्लिम, कुछ भी ढूंढ लेते हो। अरे मस्जिद के अंदर, है ना, बहुत सारे मदरसे अभी भी चलते हैं, जो प्री बोर्ड बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ाई हो जाती है उनकी, 5 तक 6 तक उसकी पढ़ाई हो जाती है बिहार रोड में। हाँ ये भी कहीं पे, हर एक जगह पे मदरसों में स्कूल। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अब तो संस्थान हो गए ना हमारे यहाँ, जैसे हिंदू धर्म में देखोगे तो संस्थान हो गए, अभी भी गुरुकुल चलते हैं, यूपी में बहुत सारी जगह पे गुरुकुल चलते हैं। हाँ बस भाई, तो जो हम दान करते हैं ना मदरसा में, उसी से बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। हाँ अभी भी आप लोग कभी एग्जाम देने जाना यूपी वगैरह में, तो ज़्यादा रूम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर गोरखपुर गए तो और नहीं लेना रूम। गोरखपुर काहे लगे प्लेटफॉर्म पे काट लेगा रे, गोरखपुर मठ में जाओ, अपना आईडी दिखाओ या फिर एडमिट कार्ड दिखाओ, तो तुमको खाना पीना, एक रूम, है ना, अगर रूम नहीं होगा उसके प्रोवाइड तो हॉल में जरूर दे देगा वो, तो आराम से रह लोगे। वहाँ पर CCTV कैमरे वगैरह सारे कुछ लगे होते हैं, तो चोरी होने का डर कम रहता है। स्टेशन पर सो गए, तुम्हारा कपड़े के साथ तो कहीं तुम भी गायब हो जा। इसने एक जल घड़ी बनाया, हाँ इसने बनाया एक जल घड़ी, है ना। बस भाई, मतलब बीच में एक बड़ा सा बर्तन लिया, बीच में एक डंडी लगाया, और वो, है ना, जैसे जैसे घूमता वो जल घड़ी काम करता। उसको बोलते थे ताश घड़ियाल, इसका नाम था जल घड़िया का, ताश घड़ियाल इसका नाम था, जल घड़ी का। क्लियर? फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने 300+ शहर बनाया। तीन 300+ शहर बसाए, है ना। पहले जो दिल्ली का नाम था उसका नाम था फिरोज शाह कोटला। बस भाई, तो दिल्ली को पहली बार जो बसाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो पहले जो फिरोज शाह, पहले नाम था फिरोज शाह कोटला, और वही कोटला मैदान जो है अभी भी था, है ना। बाद में हो गया इस मैदान का नाम अरुण जेटली मैदान हो गया है नाम इसका वर्तमान में। क्लियर? हाँ, दिल्ली में एक स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला मैदान, जो वही बता रहे हैं वही वाला। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, 1 दर्जन से अधिक नहर बनाए। मिटा देना ये, एक दर्जन से अधिक नहर बनाए। कुछ नहर का नाम लिख देते हैं। पहला है सिरमौरा से हांसी। सिरमौरा दिल्ली में पड़ता है, हांसी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सिरमौरा से हांसी, ये लगभग 200 किलोमीटर का नहर है भाई, है ना। अभी भी है जी। तो यही नहर, 1 दर्जन नहर इसका बनाया हुआ, जो आगे चल करके आज़ादी के बाद हरित क्रांति का जो काम करेगा ना। हरित क्रांति जो 3 राज्य में आए थे, कौन कौन से राज्य? यूपी, हरियाणा और पंजाब, है ना। तो ये नहर का ही कारण रहा कि वहाँ पर हरित क्रांति डेवलप हो पाया। बस भाई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने आया तो एक नहर और बनवाया। उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, है ना। तो ये 1 दर्जन नहर जो है अभी भी पंजाब हरियाणा में इतने डेवलप हैं, तो वो एक ही व्यक्ति का रीजन है, ये भाई साहब। हाँ है यमुना से हिसार। यमुना कहाँ? यमुना से हिसार। यमुना कहाँ भाई? यूपी में।
यमुना पंजाब में कहाँ से आ रहा है रे? है आगरा तो यूपी में ना होगा रे, तो फिर यमुना या तो यूपी में होगा या फिर दिल्ली में होगा, है? तो मेन यमुना जो है यूपी में बहती है भाई ज्यादा। और हिसार किस राज्य में? हरियाणा में। बस भाई, अरे 3 ही राज्य की हम बात कर रहे हैं, 4 ही राज्य की बात कर रहे हैं। चलो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये सारे नहर वहीं पर मिलेंगे आपको। ज्यादा नहरें आपको मिलेंगे पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला है सतलज से घाघरा। है ना? अभी बताओ, छियानवे किलोमीटर का नहर है ये। ये बोला लगभग 150 किलोमीटर का नहर ये। अगला है अंतिम, है ना, घग्गर से फिरोजाबाद, दोनों यूपी में। ये भी लगभग 110 किलोमीटर का नहर है ये। इधर 4 मेन में लिखा है ना, ऐसे ऐसे इसने 1 दर्जन नहर का निर्माण करवाया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से, नहरों का बादशाह किसे कहते हैं, है ना? नहरों का बादशाह किसे कहते हैं? FST। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और पूछता है कि, है ना, विभागों का बादशाह किसे कहा जाता है? FST को, है ना। इसने बहुत विभाग बनाए और सारे काम के बनाए, है ना। इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, दिल्ली सल्तनत का अकबर। बस भाई, क्योंकि अकबर, इसके बाद कोई राजा सुल्तान होगा जो आगे चल के इतना काम करेगा, वो एक ही व्यक्ति है, अकबर। क्योंकि इसके बाद सारे युद्ध में व्यस्त रहेंगे, ये खाली खाली बैठा हुआ व्यक्ति है। और जब भी जो सल्तनत में युद्ध कम होते हैं, 12 बता रहे हैं, वहां पर आर्ट एंड कल्चर का विकास अधिक होता है। आप लोग को मेवाड़ राज्य में घुसोगे, जब राजस्थान में घुसोगे, तो किले के अलावा पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर कम देखने को मिलेंगे। उसका रीजन एक ही रहा है, युद्ध। युद्ध अधिक होगा, आर्ट एंड कल्चर का विकास कम होगा। युद्ध कम होंगे, आर्ट एंड कल्चर का विकास अधिक ज़्यादा होंगे, है ना। तुम लोग चले जाओ उड़ीसा, उड़ीसा में ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर है ना। बिहार में तुमको कम देखने को मिलेंगे। हाँ है, बिहार में भी है, जैसे हमारे यहाँ मंजूषा चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला है, हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। दरभंगा चित्रकला है ना। नृत्य बहुत सारे हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, खान पान भी है, लेकिन कम मात्रा में है। बस भाई, हाँ, गुजरात में चले जाओ, आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा तुमको। यही राजस्थान में रहोगे, वहाँ तुमको किले पर किले देखने को मिलेंगे, जितने किले देख सकते हो। MP चले जाओ, आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा तुमको। हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक चर्च में तुमको वहाँ पर कलाकारी मिलेगी। बस भाई, दिल्ली सल्तनत में था तो यूपी में तुमको कम देखने को मिलेंगे, अकबर के बाद देखने को मिलेगा। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के समय कुछ युद्ध कम हुए थे, है ना। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां ने लगभग बहुत कम युद्ध किए थे, तो उसने बहुत सारे विभाग बनाए। औरंगजेब, औरंगजेब समय तो बहुत कम देखने को मिलेगा तुमको आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि वो सारा समय अपना युद्ध में व्यस्त किया था, है ना। उसके बाद तो कोई ऐसा राजा ही नहीं हुआ जिसके पास उतनी धन संपत्ति रहे कि वो आर्ट एंड कल्चर का विकास कर पाए। बस समझे? तो ये समझ लो कि इसके बाद कोई राजा होगा, वो होगा अकबर, और अकबर के बाद कोई राजा होगा, सुल्तान होगा, तो वो होगा शाहजहां। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में कोई राजा ऐसा है नहीं जिसने बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर का विकास किया। जहांगीर ने चित्रकला का विकास बहुत किया था। जहांगीर के समय आपको चित्रकला देखने को मिलेगा। अकबर के समय आपको संगीत का विकास देखने को मिलेंगे, है ना। इसके समय आपको विभागों और प्रशासनिक विकास देखने को हमको मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? विभाग और प्रशासनिक विभाग, है ना। क्लियर हो गए? इसके बाद फिर औरंगजेब के समय तो छोड़ ही दो, उसके पहले एक राजा है शाहजहां। शाहजहां के समय में आपको लोक निर्माण, बोले ना कि महल, है ना, दिल्ली में लाल किला, ताजमहल, जितने भी देखने को मिले हैं। दिल्ली में लगभग जो महल तुम देख रहे हो ना, लगभग दिल्ली के आसपास के जितने भी, है ना, वो सारे शाहजहां द्वारा बनाया गया है। मतलब दिल्ली को वास्तविक रूप से कोई बसाया है तो वो कौन बसाया है? शाहजहां। दिल्ली को राजधानी को कौन किया है? शाहजहां। मतलब आप अपना सारा पैसा जो है खर्च किया है, हाँ, दिल्ली के रेनोवेशन पे, बोल सकते हो। दिमाग में गया कि बस खाली कहानी सुन रहे हो?
ऐसा नहीं कि बस सर सुन रहे हैं, ठीक है। देखा जाएगा, है ना। लिखो। हाँ, एक व्यक्ति इतिहासकार हुआ, अंग्रेज इतिहासकार, उसका नाम है हेनरी एलियट। हेनरी एलियट हमारे यहाँ आता है लगभग 1922 के समय में, है ना। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम। हाँ हाँ, चलना है। नहीं। अच्छा, हम पूछ लेते हैं। चलो, हेनरी एलियट नामक व्यक्ति एक आया हमारे यहाँ 1924 संकल्प में। ऐसा नहीं कि पहले उसी टाइम में आया था, 1924 में आया। लेकिन उसने हमारे इतिहास को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा तो सारे इतिहासों को पढ़ा, तो बोला कि पहला राजा एफएसटी, दूसरा राजा अकबर, जो सारे रिफॉर्म किए हैं, तो इसे बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। एक स्टेटमेंट दिया। क्लियर। तो क्वेश्चन लिखो, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है इसको। कहा। देखो, कोई स्टेटमेंट लिखेगा ना, तो बंद बंद वाला है ना, किसने कहा भाई? हेनरी एलियट। कहाँ का था भाई? इंग्लैंड का। क्या था? इतिहासकार था। क्लियर। इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। 1388 में। क्लियर। इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत जो है आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। क्लियर। गुलाम वंश से उठा था, इल्तुतमिश ने इसको ज्यादा रिफॉर्म किया, बलबन ने दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया, है ना। खिलजी वंश में उठा करके देखें तो खिलजी वंश में दो राजा हुए जो बहुत मुश्किल, बहुत बेहतरीन काम किए। एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय आर्थिक रूप से काफी दिल्ली सल्तनत मजबूत हो गई, है ना। उसके बाद आए हम लोग कौन से वंश में? तुगलक वंश में। तुगलक वंश में हम लोग आए तो पहला है गयासुद्दीन तुगलक, है ना। जो स्टार्टिंग में इन्होंने रिफॉर्म तो किए, लेकिन उतना पैसा नहीं होने की वजह से काफी कम रिफॉर्म किए। लेकिन पैसा बहुत, धन इस जीएसटी ने बहुत अर्जित किया। उस धन के बेस पर एमबीटी ने काफी सारे रिफॉर्म करने शुरू किए, लेकिन फेल होता गया, है ना। उसके बाद अगर कोई राजा आता है एफएसटी, एफएसटी आया, इसने युद्ध भी बहुत किए हैं, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं छोड़ा है, लूटपाट भी बहुत किए हैं। उसके दम पर इसने धन अर्जित की और उसने इतने सारे रिफॉर्म किए। इसके बाद जो राजा आएंगे दिल्ली सल्तनत में, है ना, वो राजा पतन की ओर ही ले जाएंगे, उत्थान नहीं करेगा। मतलब कोई नया विभाग नहीं बनाएगा, है ना। अब नए विभाग जब नए चीज नहीं सोचोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जितना बनाए हो उतना ही से आते रहेगा, तो पैसा तो आपके पास लिमिट है ना भाई। इरा चेंज हो रहा है, पैसा लिमिट है, तो फिर दिक्कत की बात है। बस भाई, क्लियर हो गए? हाँ, तो एक पॉइंट लिख सकते हो। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन का आरंभ होना शुरू हुआ? वो है एफएसटी। तो लिख लो क्वेश्चन, एफएसटी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हुआ। सल्तनत का पतन प्रारंभ हुआ। अब फटाफट इसके कुछ वंशज हम देख लेते हैं, है ना। वहां से क्वेश्चन तो कम ही बनेंगे, लेकिन देख लेते हैं। हाँ, अगला सुल्तान जो है उसके बारे में लिखो, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक
द्वितीय, है ना। समय लिख लीजिए 1388 से 1389। बस एक ही पॉइंट, ज्यादा नहीं, अनुभवहीन शासक था, है 1388 से 1389, 1 साल। एक ही पॉइंट, अनुभवीहीन शासक था, कहानी खत्म। क्लियर। उसके बाद हुआ अबू बक्र, अबू बक्र, है ना, 1389 से 1390। इसके बारे में वही पॉइंट लिख सकते हो, मन है तो, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद शाह, नहीं लिखा रहे इसलिए कि वही है, अनुभवीहीन शासक है ना। नसीरुद्दीन महमूद शाह, क्लियर। 1390 से लेकर के 1394 तक, हाँ 4 साल। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, तेरह सौ 14 दिन शासक रहा है। इसका एक नाम और था, दूसरा नाम लिख लो, कहीं कहीं पूछ देता है। इसका दूसरा नाम था हुमायूं, ध्यान रखना, है ना, मुगल वंश वाला के नाम पर ये है ना। इसी के नाम पर, बात समझे, बाबर ने अपने बेटे का नाम रखा था। क्लियर हो गया। अगला है नसीरुद्दीन महमूद, अंतिम राजा। नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक। पहला पॉइंट लिखो इसमें, ये अंतिम राजा है। आए, इसके समय तैमूर लंग, नाम सुना है? हैं? तैमूर लंग का क्या हुआ? आक्रमण हुआ, है ना। क्लियर हो गए। अब देखो ये क्या करेगा। नसीरुद्दीन महमूद का एक, बोल सकते हो कि एक अफगानिस्तान का सरदार था जिसको इसने प्रधानमंत्री बना रखा था। तो तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद ने, है ना, अफगानिस्तान का सरदार, उसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था उसका? दौलत खां, है ना। दौलत खां को सौंप करके, है ना, और ये भाग गया। तो अब तैमूर लंग का आक्रमण किसके साथ होगा? भिड़ंत किसके साथ होगा? दौलत खां के साथ। बात समझे। ये चला गया कहाँ? कश्मीर। कश्मीर से ही एक लेटर भेजता है, किसको? दौलत खां को, कि हमने वहां की सत्ता छोड़ दी है, अब तुम वहां के राजा हो, सुल्तान हो। क्लियर। तो ये लगभग यहाँ पर जो है तुगलक वंश की कहानी समाप्त हो जाती है। क्लियर। तो तुगलक वंश जो थे, तुगलक वाले, वो तुर्की से आए थे। कहाँ से आए थे? तुर्की थे। तो तुर्क मुसलमान वहां पर समाप्त हो जाएंगे। अब जो है ये व्यक्ति जो था अफगानिस्तान का था, है ना। तो यहाँ पर शुरुआत हो जाएंगे, अफगानी मुसलमान बोले जाएंगे। बात समझे। तो अफगानी वंशज यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा। आए 1412 में लेटर भेजा भाई साहब, 1413 में इससे युद्ध होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं समझ में आया। ये भाग गया था 1412 में, 1412 से लेकर के 1413 तक, है ना। ये बेचारा यहाँ पर सत्ता संभाले हुए था जब तक लेटर नहीं आता है। लेटर आया तो तैमूर लंग का आक्रमण, हालांकि इसी के टाइम में 2-3 आक्रमण घुसपैठ हो चुके थे, जिसको रोकने में ये असफल हो गया था, है ना। इसको डर ये था कि क्यों नहीं, जब दिल्ली पर पहुंच जाएंगे तो हमको मार देंगे, तो इसलिए ये भाग गया। भागने के बाद वहीं से एक लेटर भेजता है, किसको? दौलत खां। वहां से लेटर भेजता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आती है? दौलत खां के हाथों में आती है। बात समझे। तो ये दौलत खां लोधी है, ध्यान रखना। इसी के वंशज आगे फिर, हालांकि बीच में एक खिजर खां नाम का व्यक्ति आएगा, है ना, जो तैमूर लंग का भी वंशज होगा, है ना। उसके बाद फिर लोधी वंश ने फिर वहां पर आक्रमण करके अपना सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा। है अरे एक नमा है भाई। हाँ
एक ही व्यक्ति आया है, एक ही व्यक्ति आया है, नम्मदू है। इसी का नाम हो जाएगा आगे दौलत खान लोधी। बात समझे? अफगानिस्तान का व्यक्ति हो जाएगा लोधी। अफगानिस्तान में हमेशा जब बहुत सारे लगाएंगे लोधी, तुमको मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे तुमको लोधी। क्लियर? तो लिखो इसके बारे में फटाफट। लिखो, यहाँ पर एक आक्रमण हुआ तो एक युद्ध हो जाएगा, दौलत खान लोधी वर्सेज कौन? तैमूर लंग। क्लियर? तैमूर लंग का सूबेदार का नाम था खिज्र खां। इसका सूबेदार था, तैमूर लंग का सूबेदार था खिज्र खां। अब समझ में आया? अब यहाँ पर तैमूर लंग जीत जाएगा, दौलत खां हार जाएगा। क्लियर? जीतेगा कौन? तैमूर लंग, दौलत खां हार जाएगा। और यहाँ पर एक वंश की शुरुआत हो जाएगी, उस वंश का नाम होगा सैयद वंश। कौन वंश? जो तैमूर लंग के वंशज के नाम से आ जाएगा, सैयद वंश। हाँ, जिसमें मात्र 2 ही राजा रहेंगे, पहला खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, है ना। उसके बाद इसी का वंशजवा का, दौलत खां वंशजवा का, दौलत खां लोधी का आगे आएगा, इसका बेटवा पुतवा का नाम होगा बहलोल लोधी। बात समझे? तो बहलोल लोधी फिर सैयद वंश को हरा करके अपना फिर दबदबा कायम करेगा, बहलोल लोधी। तो एक इसका पोतवा होगा, पोतवा। बात समझी? हाँ, जब तक वंश बीतेगा फिर इसका पोतवा आएगा बहलोल खान लोधी। वो आक्रमण करेगा फिर से खिज्र खां पे, दिल्ली सल्तनत पे, और फिर से वहां पर सत्ता स्थापित करेगा। क्लियर हो गए? होमवर्क है तो फिर नहीं सुनते हैं।